हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड नोट्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए परीक्षा वाणी के कुछ वन लाइनर नोट्स। देखिए दोस्तों, पहले आपसे कुछ बातें हो जाएं और वो ये है कि अभी हाल ही में वीपीडीओ का एग्ज़ाम जो है ख़त्म हुआ है और आगे भी बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो दोस्तों, यूके ट्रिपल एस सी की जो समूह गए की जो परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी करने वाले जो भी कैंडिडेट हैं, मतलब हर कैंडिडेट जो भी उनकी तैयारी करता है वो परीक्षा वाणी ज़रूर पढ़ता है। और परीक्षा वाणी जो है उन कैंडिडेट का उत्तराखंड के लिए जो सिलेबस होता है या फिर जो उत्तराखंड का जो बेसिक नॉलेज होती है उसको फुलफ़िल करने के लिए ये सबसे बेस्ट बुक ये मानी जाती है, जो है परीक्षा वाणी। परीक्षा वाणी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और जो है इसलिए सभी स्टूडेंट जो है इसको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करते हैं। दोस्तों, जो परीक्षा वाणी जो बुक है वो आपका जो बेस होता है ना उत्तराखंड का सामान्य ज्ञान, उसके लिए जो बेस चाहिए, ठीक है, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान स्पेशली फॉर उत्तराखंड सामान्य ज्ञान, उसके लिए जो बेस चाहिए उस बेस को परीक्षा वाणी जो बुक है वो उसको कंप्लीट करती है, उसको फुलफ़िल करती है। दोस्तों, इसीलिए जो है आगामी परीक्षाओं के लिए हम आपके लिए के मद्देनज़र हम आपके लिए लेके आए हैं जो है परीक्षा वाणी के जो चैप्टर हैं, परीक्षा वाणी के प्रत्येक चैप्टर को वन लाइनर फॉर्म में हम जो है आपके सामने लेके आए हैं, जिससे जो है आपके परीक्षा की जो तैयारी आप कर रहे हैं, ठीक है, उसको थोड़ी सी धार मिलेगी। और जो आपने जो नोट्स बनाए हैं उन नोट्स को रिवीजन करने के लिए ये वीडियो आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाली है। इसमें हमने जो है प्रत्येक चैप्टर को वन लाइनर फॉर्म में इसके अंदर डाला है और जिसको आप देख के या पढ़कर आप जो है अपनी जो तैयारी है कि आपने कितना पढ़ा है और कितना आपको याद है उसको आप जज कर सकते हैं। तो दोस्तों, और हाँ, मैं आपसे एक बात और बोलना चाहूँगा कि परीक्षा वाणी की जो वैल्यू है, ठीक है, इस बुक की जो वैल्यू है ये आप सभी लोगों को पता है। इससे जो है हर एग्ज़ाम में कम से कम 15-20 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, चाहे वो सीधे सीधे पूछे जाएं, चाहे वो घुमा फिरा के पूछे जाएं। तो ये एक बहुत वैल्यूएबल बुक है और इसका जो जो भी मैटर है, ठीक है, और वो मैटर आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है। कभी कभी हम क्या करते हैं कि कुछ मतलब एडवांस पढ़ने के चक्कर में हम जो है बेसिक को हम ध्यान नहीं देते हैं, बेसिक पर हम ज़्यादा गौर नहीं करते हैं, जिस वजह से हमें परीक्षा हॉल में जो है बहुत प्रॉब्लम भी होती है कि यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है, हमें उसका आंसर नहीं पता होता है। तो ऐसा आपके साथ कभी ना हो, तो इसलिए हम आपके लिए लेके आए हैं परीक्षा वाणी वन लाइनर फॉर्म में। और हाँ दोस्तों, जो परीक्षा वाणी का चैप्टर 1 से लेकर और चैप्टर लास्ट तक हर चैप्टर को हम वन लाइनर फॉर्म में आपके सामने रखेंगे ताकि आप सीधे क्वेश्चन पढ़ें और सीधे उसका आंसर पढ़ें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बुक से हम पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, तो वीडियोज़ में अगर हमें ऐसी चीज़ें मिल जाएँ, मतलब कि पूरी परीक्षा वाणी आपको वन लाइनर रूप में वीडियोज़ के रूप में मिल जाए, तो उसको सुनकर पढ़ने में जल्दी याद होता है। तो बस यही लक्ष्य है कि हम चाहते हैं कि आपको परीक्षा वाणी जो सबसे हॉट बुक भी है उत्तराखंड जीके के लिए, वो आपको कंठस्थ हो जाए, और यही हमारा लक्ष्य भी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 उत्तराखंड का जो प्रशासनिक व्यवस्था है। चैप्टर नंबर 2 पर आता है ये, तो वो पूरा चैप्टर जो है हमने वन लाइनर फॉर्म में आपके सामने रखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन इसमें है, सबसे बेसिक क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन। आप देखेंगे कि उत्तराखंड का गठन कब हुआ। तो दोस्तों, ये आप सभी को पता है कि उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ, ठीक है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन आप इसमें देखेंगे कि कब उत्तराखंड का नाम परिवर्तन किया गया। पहले जब उत्तराखंड का गठन हुआ था उस वक्त नाम था उत्तराखंड, लेकिन उत्तराखंड नाम जो है उत्तराखंड के लोगों को ये नाम पसंद नहीं था। उत्तरांचल नाम था, उत्तरांचल नाम था। उत्तरांचल नाम जो है उत्तराखंड के लोगों को जो है पसंद नहीं था, इसलिए जो है उसका नाम बदलकर
उत्तरांचल से नाम बदलकर उत्तराखंड किया गया 1 जनवरी 2007 को। ठीक है दोस्तों, 1 जनवरी 2007 को इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड भारतीय गणतंत्र में किस क्रम का राज्य है? तो दोस्तों ये किस क्रम का राज्य है, ये आप सभी को पता होना चाहिए कि ये 27वें क्रम का राज्य है। और यही क्वेश्चन जो है एक दूसरे तरीके से पूछते हैं कि उत्तराखंड हिमालय क्रम में कौन सा राज्य है। देखिए ये जो 27वां राज्य है ये है भारत में गठित होने वाला 27वां राज्य है जो है उत्तराखंड। और लेकिन हिमालय क्रम में ये जो है 11वां राज्य है, हिमालय क्रम में 11वां राज्य है। आगे बात करते हैं, उत्तराखंड राज्य के चिन्ह में पर्वतों की कितनी चोटियों को दर्शाया गया है? देखिए दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि प्रत्येक राज्य का अपना एक राज्य के चिन्ह होता है, उसी तरीके से उत्तराखंड का भी है। तो उत्तराखंड में जो है जो राज्य की चिन्ह है उसमें पर्वतों की जो श्रृंखला है उसको शामिल किया गया है, और जो लहरों को है उसको शामिल किया गया है, मतलब नदियों को प्रतीक के रूप में शामिल किया गया है। और यही हमारी उत्तराखंड की पहचान भी है। तो उत्तराखंड में राज्य के चिन्ह में पर्वतों की कितनी चोटियां हैं? तो ये चोटियां हैं दोस्तों 3। अगला क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड है कि राज्य के चिन्ह में गंगा की कितनी लहरों को दर्शाया गया है? तो ये है दोस्तों 4 लहरों को राज्य के चिन्ह में दर्शाया गया है, 4 लहरों को। उत्तराखंड का राजकीय पुष्प, आप सभी को पता ही होगा कि उत्तराखंड का राजकीय पुष्प ब्रह्मकमल। राजकीय पुष्प का वैज्ञानिक नाम क्या है? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, आयोग के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। तो इसका जो है वैज्ञानिक नाम है सोसूरिया अबवेलेटा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रह्मकमल की उत्तराखंड में कुल कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो दोस्तों ये आपको बताना है कि भाई ये उत्तराखंड में ब्रह्मकमल की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो वह है 24 प्रजातियां। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कि स्थानीय भाषा में ब्रह्मकमल को किस नाम से जाना जाता है? देखिए जो प्रचलित जो शब्द है इस राजकीय पुष्प के लिए वो है ब्रह्मकमल, लेकिन जो स्थानीय भाषा में जो लोग कहते हैं वो इसको कहते हैं कौलपदम। ब्रह्मकमल को विशेष रूप से अर्पित किया जाता है भगवान शिव को। ये अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रह्मकमल विशेष रूप से अर्पित किया जाता है भगवान शिव को। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मकमल के खिलने का समय क्या है, मतलब किस महीने में जो है ब्रह्मकमल खिलता है? तो वह जुलाई से सितंबर माह में ये फूल खिलता है। अगला क्वेश्चन है, राजकीय पक्षी का नाम क्या है? राजकीय पक्षी हमारा जो स्टेट बर्ड है उसका नाम क्या है? उसका नाम है मोनाल। मोनाल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों जो हमारा राजकीय पक्षी है उसका नाम है, वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस इम्पिजेस। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो है हमारे स्टेट के जितने भी प्रतीक चिन्ह हैं, ठीक है, चाहे वो राज्य पक्षी हो, राजकीय पुष्प हो, राजकीय वृक्ष हो, ठीक है, इनके आपको वैज्ञानिक नाम याद होने चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये हर बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मादा मोनाल को कहा जाता है। जो मोनाल है दोस्तों वो है मेल, और जो मादा मोनाल है उसका भी एक अलग नाम है, उसको कहा जाता है डफिया। डफिया कहा जाता है मादा मोनाल को। मोनाल का प्रिय आहार क्या है? जो मोनाल है, जो हमारा राजकीय पक्षी, उसका प्रिय आहार क्या है? आलू को ये बड़े चाव से खाता है, जिसकी वजह से ये आलू की फसल को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। उत्तराखंड के अलावा मोनाल किस राज्य का राजकीय पक्षी है? देखिए उत्तराखंड के साथ साथ जो है दोस्तों जो मोनाल है वो असम का और जम्मू एंड कश्मीर, इसका भी जो है ये राजकीय पक्षी है। इसी के साथ साथ दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश का भी राजकीय पक्षी था, लेकिन अब हिमाचल प्रदेश ने अपना जो राजकीय पक्षी है उसको चेंज कर दिया गया है। मोनाल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? और ये मोनाल जो है एक देश है उसका भी राष्ट्रीय पक्षी है, और वो देश है दोस्तों नेपाल। उत्तराखंड का राजकीय पशु, अब आ जाओ राजकीय पशु पे। भाई राजकीय पशु कौन सा है उत्तराखंड का? वो तो दोस्तों वो है कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग मतलब हिरन, मृग का मतलब हिरन होता है, कस्तूरी मृग।
कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसमें अगला क्वेश्चन ये है कि कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम है मस्कस काइसोगास्टर। मस्कस काइसोगास्टर कहते हैं कस्तूरी मृग को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कस्तूरी मृग का प्रिय आहार क्या है? जिस तरीके से मोनाल का प्रिय आहार है आलू, उसी तरीके से कस्तूरी मृग का प्रिय आहार है केदारपाती। केदारपाती को ये बहुत अच्छी तरीके से खाता है। कस्तूरी पाई जाती है किसमें? नर मादा में कस्तूरी पाई जाती है, जिसकी सुगंध से ये मादाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ये नर मादा में पाई जाती है। एक बार में कस्तूरी मृग से कस्तूरी प्राप्त होती है, कितनी मात्रा में प्राप्त होती है? दोस्तों बहुत ही कम मात्रा में प्राप्त होती है, 30 से 45 ग्राम। और इसी 30 से 45 ग्राम को प्राप्त करने के लिए इनका अवैध शिकार भी किया जाता है। केदारनाथ में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना कब की गई? दोस्तों ये केदारनाथ नहीं है, ये केदारनाथ वन्यजीव विहार है। ठीक है, केदारनाथ वन्यजीव विहार के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना कब की गई? तो वो की गई दोस्तों 1972 में। ये आप ध्यान रखेंगे, 1972 में इसकी स्थापना की गई। महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई? तो ये दोस्तों की गई 1977 में, और ये की गई बागेश्वर में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अस्कोट अभयारण्य की स्थापना की गई। अस्कोट अभयारण्य की स्थापना दोस्तों 1986 में की गई, और ये कहाँ की गई? पिथौरागढ़ में। कांचूला खर्क में कस्तूरी मृग प्रजनन की स्थापना की गई। तो ये की गई दोस्तों 1982 में, और ये की गई थी हमारे चमोली में। दोस्तों ये जितने भी ये स्थापना की गई है, ये सब कस्तूरी मृग को जो है बचाने के लिए की गई है, लेकिन इनका स्थापना करके कोई फ़ायदा हुआ नहीं है सरकार को या इन मृगों को। इनका अवैध शिकार वैसे भी अभी भी जारी है, लेकिन थोड़ा कंट्रोल में है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो अब दोस्तों बात करते हैं राजकीय पुष्प की। ये गलत हो गया, यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई दोस्तों। यहाँ पर ये पुष्प नहीं है, यहाँ पर ये आएगा वृक्ष। ठीक है, ये वृक्ष है। राजकीय वृक्ष जो है वो हमारा है बुरांस। शायद ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, तो यहाँ पर आप पुष्प की जगह पर वृक्ष पढ़ेंगे, तो हमारा जो राजकीय वृक्ष है वो है बुरांस। बुरांस का वैज्ञानिक नाम रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम। रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम इसका वैज्ञानिक नाम है। सफ़ेद बुरांस पाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, जो ये बुरांस है रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम, जो निचले स्थानों में पाया जाता है, वो होता है लाल रंग का। लेकिन अगर हम 11,000 फीट से ऊपर चले जाएंगे तो वहाँ पर जो है सफ़ेद बुरांस भी पाए जाते हैं। बुरांस को संरक्षित किया गया 1974 में। 1974 में इसको संरक्षित किया गया, और इसके अवैध कटान पर जो है इसके रोक लगाई गई। लेकिन दोस्तों उसमें भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, रोक लगाने के बावजूद भी लोग इसको काटते रहे। ठीक है, और इसका जूस बनाया जाता है जो काफ़ी टेस्टी होता है। ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर को कब बनाया गया? वो कौन सा ईयर था जब जो है ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर को बनाया गया? तो दोस्तों वो था 1840, मतलब 1840 में बनाया गया। नैनीताल को कुमाऊं का मुख्यालय कब बनाया गया? ये क्वेश्चन दोस्तों अभी हाल ही में आया भी था 1854 में। अल्मोड़ा और नैनीताल को जिला बनाया गया, कब बनाया गया? तो ये है 1891 में अल्मोड़ा नैनीताल को जिले के रूप में गठित किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टिहरी को कब भारत में शामिल किया गया? टिहरी एक स्वतंत्र रियासत थी, लेकिन जो है यहाँ पर इसको भारत में शामिल करने के लिए इसमें काफ़ी आंदोलन हुए हैं, जो हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि टिहरी को कब भारत में शामिल किया गया? तो शामिल किया गया 1 अगस्त 1949 को। टिहरी को उत्तर प्रदेश का एक जिला बनाया गया। और ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, चमोली उत्तरकाशी पिथौरागढ़ का गठन किया गया 1960 में। तो ये इसमें डेट भी लिख लेंगे आप, 24 फरवरी 1960 को जो है चमोली उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ का गठन किया गया। गढ़वाल मंडल की स्थापना
काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दोस्तों जो क्वेश्चन मैं आपको इसमें बता रहा हूँ ना, ये आपने पढ़े भी होंगे, ठीक है, और मैं आपको आज जो है अपने वीडियोस में इन क्वेश्चनों को बता रहा हूँ। ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन बहुत ईजी है तो ये क्वेश्चन दोबारा से नहीं आएंगे। इन क्वेश्चनों की आने की, जो रिपीट होने की चांसेस पूरे पूरे रहते हैं, क्योंकि ये एवरग्रीन क्वेश्चन है, ठीक है। ये बेसिक होता है, और बेसिक जो है हमेशा एवरग्रीन रहता है, उससे क्वेश्चन हमेशा बनते ही बनते हैं। तो कभी भी आप अपने बेसिक को, या ये क्वेश्चन आसान है ये सोच कर इनको कभी भी इग्नोर मत करिएगा। ये इग्नोरेंस आपको काफ़ी महंगी पड़ सकती है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन था, गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई? तो वो की गई 1969 में। क्वेश्चन नंबर 38 को देखेंगे, देहरादून को गढ़वाल मंडल में कब शामिल किया गया? 1975 में गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया देहरादून को मेरठ मंडल से। दोस्तों ये जो है ना देहरादून, जब देहरादून को 1817 में 1817 में इसका गठन किया गया देहरादून जिले का, तब इसको शामिल किया गया सहारनपुर मंडल में, और बाद में इसको मेरठ मंडल में शामिल किया गया, और मेरठ मंडल से 1975 में इसको गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया। हरिद्वार का गठन कब किया गया? तो दोस्तों हरिद्वार का गठन किया गया, ये डेट आपको पूरी याद रखनी है, 28 दिसंबर 1988। उधम सिंह नगर का गठन कब किया गया? तो उधम सिंह नगर का गठन किया गया 26 दिसंबर 1995। 15 सितंबर 1997 को गठन किया गया चंपावत जिले का, या आप ये कह लें कि चंपावत जिले का गठन कब किया गया? तो ये 1997 में। अगला क्वेश्चन है, रुद्रप्रयाग व बागेश्वर का गठन किया गया। तो दोस्तों रुद्रप्रयाग और बागेश्वर का गठन किया गया 18 सितंबर 1997 को। अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछे उत्तराखंड के वो कौन से ज़िले हैं जो सबसे ज़्यादा नवीनतम है, या नवीनतम ज़िले कौन से हैं, तो वो ये दोनों ज़िले हैं, रुद्रप्रयाग एवं बागेश्वर, क्योंकि इनका गठन सबसे आखिरी में हुआ था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राज्य में राजस्व पुलिस की व्यवस्था कब की गई थी? राजस्व पुलिस की व्यवस्था उत्तराखंड में की गई 1874 में। राजस्व पुलिस व्यवस्था में सबसे निचले स्तर पर होता है वो होता है पटवारी। पटवारी से ऊपर होता है आपका कानून गो, फिर नायब तहसीलदार, एसडीएम, फिर डीएम। तो अगला क्वेश्चन है, राज्य में कुल तहसीलें हैं, तो कुल तहसीलों की संख्या है दोस्तों राज्य में 100। और राज्य में कुल कितने विकासखंड हैं? तो विकासखंड की जो संख्या है दोस्तों वह है 95। राज्य गठन से पूर्व राज्य में विधानसभा की कुल कितने सीटें थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। राज्य पूर्व से पहले विधानसभा की कुल कितने सीटें राज्य में थी? तो वो सीटें थी दोस्तों 22 सीटें। राज्य में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? देखिए दोस्तों हमारे जो राज्य में है उत्तराखंड में वो 70+1 टोटल सीटें हैं, जिसमें जो +1 है, जो 1 है वो एंग्लो इंडियन है। तो अगर एंग्लो इंडियन को हटा दें तो हमारे राज्य में सीटें होती हैं 70 में से 15 सीटें जो हैं वो आरक्षित हैं एससी और एसटी के लिए। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं? तो दोस्तों अनुसूचित जाति मतलब एसटी के लिए सीटें हैं 2, और एससी के लिए सीटें हैं 3। तो ये 2 और 3 सीटें, टोटल सीटें हो गई 15। देखिए यहाँ पर नाम भी दिया है, नानक मत्ता व चक्राता। नानक मत्ता हमारा पड़ता है उधम सिंह नगर में, चक्राता पड़ता है देहरादून में। तो नानक मत्ता व चक्राता सीटें आरक्षित हैं। किसके लिए आरक्षित हैं? ये आरक्षित हैं दोस्तों अनुसूचित जनजाति के लिए, मतलब एसटी के लिए आरक्षित हैं। ये आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों ये क्वेश्चन ना हाल ही के एग्ज़ाम में 31 अक्टूबर 2021 अभी जो कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ। देखिए कितना बेसिक क्वेश्चन पूछा है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, इसलिए इनको कभी आप इग्नोर ना करें। अगला क्वेश्चन है, अंतरिम विधानसभा का गठन कब किया गया? तो अंतरिम विधानसभा का गठन किया गया 2000 को, जब उत्तराखंड अलग हुआ, ठीक है। तो उस टाइम जब अलग हुआ उस टाइम इलेक्शन तो करवाए नहीं गए, तो एक अंतरिम विधानसभा की व्यवस्था की गई
तो वो व्यवस्था कब की गई? वो की गई 2000 में, जब अलग हुआ 9 नवंबर 2000 को। अंतरिम विधानसभा में विधायकों की कुल कितनी संख्या थी? ये थी दोस्तों 30। वैसे दोस्तों जब व्यवस्था की गई थी तब 31 विधायकों की जो है व्यवस्था की गई थी, लेकिन उनमें से एक विधायक का जो कार्यकाल है वो ख़त्म हो रहा था, तो उनका कार्यकाल ख़त्म हो गया था, तो 30 बचे थे। तो 30 सदस्यों को लेकर ही अंतरिम विधानसभा का गठन किया गया। तो आप प्रथम अंतरिम मुख्यमंत्री कौन थे? तो प्रथम अंतरिम मुख्यमंत्री थे हमारे नित्यानंद स्वामी जी, और प्रथम राज्यपाल वो थे सुरजीत सिंह बरनाला। दूसरे क्रम के मुख्यमंत्री दोस्तों, ये दूसरे क्रम के जो मुख्यमंत्री हैं ये अंतरिम मुख्यमंत्री ही थे, जो है निर्वाचित नहीं। तो ये थे हमारे भगत सिंह कोश्यारी, जो अभी हाल ही में सॉरी महाराष्ट्र के गवर्नर भी थे हैं सॉरी। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रथम विधानसभा अध्यक्ष मतलब वही अंतरिम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे हमारे प्रकाश पंत, जिनका निधन हो चुका है। प्रथम निर्वाचित, अब यहाँ पर देखो दोस्तों आया है प्रथम निर्वाचित, मतलब प्रथम निर्वाचित मतलब से मतलब प्रथम निर्वाचित से मतलब है कि जिसके लिए हमने वोट किया, मतलब जिनको हमने चुनकर विधानसभा में भेजा। तो वहाँ वो चीज़ यहाँ पर पूछ रहा है, प्रथम निर्वाचित विधानसभा का गठन हुआ था, ठीक है। जब इलेक्शन हमारे पहले 2002 में हुए थे, तो प्रथम निर्वाचित विधानसभा भी 2002 में ही बनी थी। अब यहाँ पर है दोस्तों, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? ये थे सर जी हमारे नारायण दत्त तिवारी जी, ND तिवारी, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री। उच्च न्यायालय का भवन जो उच्च न्यायालय का जो भवन है उसका निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों उसका जो निर्माण किया था वो किया था सर सेंटोनी मैकडोनल ने। ये क्वेश्चन इसमें इसलिए पूछा जा रहा है दोस्तों क्योंकि ये परीक्षा वाणी के फर्स्ट चैप्टर में ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को भी इसमें शामिल किया गया है, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर शामिल किया है और आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आप ये मत सोचिएगा कि ये क्वेश्चन यहाँ पर क्यों आ गया। अगला क्वेश्चन है, राज्य में कितनी संसद की सीटें हैं? भाई संसद के कितने सदस्य ऐसे हैं जो उत्तराखंड से चुनकर जाते हैं? सॉरी, कुल कितने सदस्य हैं जो उत्तराखंड से चुनकर जाते हैं? वो हैं दोस्तों 8। अब इस 8 का हम ब्रेकअप करें, संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों आते हैं, तो इसका ब्रेकअप है लोकसभा में कितनी सीटें हैं और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं। तो लोकसभा में दोस्तों 5 और राज्यसभा में 3 सीटें, 5 और 3 सीटें, आपको ये याद रहना चाहिए। पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या कितनी थी? देखिए दोस्तों, आपको ये लग रहा होगा कि यार ये महिलाओं की संख्या पूछी है, इसमें ये क्वेश्चन भी इसमें शामिल है, लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन ना पूछा जा चुका है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर शामिल किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आपके फर्स्ट चैप्टर में है और आप इसको पढ़ते नहीं है, ठीक है। और यही सबसे बड़ी गलती करते हैं आप कि आप ऐसे क्वेश्चनों को देखकर उनको इग्नोर कर देते हैं कि ये कभी नहीं पूछेगा, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो दोस्तों पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो वो संख्या है दोस्तों 4, 4, 5, 7। वेरी सिंपल है, आप इसको ट्रिक से 44-57 के रूप में भी आप इसको याद कर सकते हैं, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस ये 3 ही क्वेश्चन बचे हुए हैं। राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? ठीक है दोस्तों, तो यह सब आपको पता होगा कि प्रथम राज्यपाल कौन थी। जो प्रथम राज्यपाल महिला कौन थी, वो थी हमारी जो है मार्गरेट अल्वा। ये प्रथम महिला थी जो उत्तराखंड की राज्यपाल बनी। अगला क्वेश्चन है, राज्य की द्वितीय महिला राज्यपाल कौन थी? तो महिला राज्यपाल कौन थी द्वितीय? वो थी हमारी बेबी रानी मौर्य जी।
ये सेकंड लेडी थी जो राज्यपाल बनी उत्तराखंड के अंदर। आज का दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, राज्य के चिन्ह में दर्शाया गया लाल रंग प्रतीक है। मतलब अगर आप उत्तराखंड का जो प्रतीक चिन्ह है ना उसको आप देखेंगे तो उसमें बीच में लाल रंग है। मतलब जो बीच की पर्वत चोटी है उसको लाल रंग से रंगा गया है। तो उसी लाल रंग को ये पूछ रहा है कि वो लाल रंग किसका प्रतीक है। तो दोस्तों वो जो लाल रंग है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे राज्य के आंदोलनकारियों को। ठीक है, ये कोई चीज़ आपको बिल्कुल याद रखनी है। और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों ये भी पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपको इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर मेंशन किया गया है। ये क्वेश्चन चैप्टर में नहीं है लेकिन मैंने इसको मेंशन किया है कि जो लाल रंग है वो राज्य के आंदोलनकारियों को इंडिकेट करता है। तो दोस्तों ये था आज का पहला वीडियो और पहले चैप्टर का। इसमें पूरे चैप्टर को वन लाइनर के रूप में जो है शामिल किया गया है। और दोस्तों इसी के साथ जो पहला चैप्टर है उसके पीछे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी दिए गए हैं। ठीक है, आप उन क्वेश्चनों को भी ज़रूर सॉल्व करिएगा, उन क्वेश्चनों को भी आप ज़रूर जो है स्टडी करिएगा। वो क्वेश्चन हो गए और ये क्वेश्चन हो गए मिलाकर, ये कम से कम आई थिंक जो है 150 क्वेश्चन से ऊपर चले जाते हैं ये जो भी मैंने आपसे पूछा है। और हाँ दोस्तों इसमें एक चीज़ और शामिल थी वो मैं आपको बताना भूल गया। इसमें जो है प्रशासनिक व्यवस्था में जो चीज़ एक चैप्टर एक पॉइंट और थे इसमें, पंचायती राज और नगर निकाय, ये भी इसमें शामिल था। और हाई कोर्ट से संबंधित कुछ फैक्ट भी इसमें थे। और राज्यपाल से संबंधित, मंत्रिपरिषद से संबंधित और मुख्यमंत्री से संबंधित कुछ फैक्ट इसमें और थे। उन फैक्टों को मैंने इसमें शामिल नहीं किया है। वो इसलिए शामिल नहीं किया है इसमें क्योंकि वो सब चीज़ आप जो है पॉलिटिकल साइंस में बेटर तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, आप जब आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे तो पॉलिटिकल साइंस में वो सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी। तो उसको मैंने इसमें शामिल नहीं किया है क्योंकि वो पॉलिटी का चैप्टर है, तो पॉलिटी में आप उसको पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा प्रयास, परीक्षा वाणी का जो फर्स्ट चैप्टर है या परीक्षा वाणी जो बुक है उसको वन लाइनर के रूप में आपके सामने रखने की कोशिश की गई है, जिससे आप जब परीक्षा वाणी की स्टडी करेंगे चैप्टर टू चैप्टर तो आपको जो क्वेश्चन है उनको वो क्वेश्चन आपको कितने याद हैं, ठीक है, उसको जांचने का मौका आपको मिलेगा। और आपको जो है अगर आप कभी किसी चैप्टर को देखना चाहते हैं, उसको पढ़ना चाहते हैं, कुछ चीज़ उसमें ढूंढना चाहते हैं तो आप सीधा वीडियोस में देख सकते हैं क्योंकि वीडियो में बुक से हर पॉइंट को जो है शामिल किया गया है। और जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं उसको उस हर पॉइंट को यहाँ पर शामिल किया गया है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा प्रयास जिसमें परीक्षा वाणी को हमने आपके सामने रखा। ऐसे ये प्रयास जारी रहेगा और परीक्षा वाणी का जो प्रत्येक चैप्टर है वो वन लाइनर के रूप में आपके सामने आते रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देख कर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर भी करिएगा। और हम इसी तरीके से वीडियो आपके लाते रहेंगे। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में और दूसरे चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आप अपना ख्याल रखिए और स्टडी करते रहिए। जय उत्तराखंड।